हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम लेकर आए हैं पटना यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन। आज हम तैयारी करवा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम बीएससी की। और आज बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में हम क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें से एक ब्लैक बोर्ड पे है। पहले हमने जो तरीका अपनाया था, हम सोचते पहले लेक्चर और फिर क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बच्चों को इंट्रेंस कम हो रहे हैं। वास्तव में इंट्रेंस कम भी हो जाते हैं। इंटरेस्ट कम होने का रीज़न ये रहता है कि वो चीज़ें पढ़े रहते हैं, जब पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है आ रहा है, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं आता है, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस क्वेश्चन वाले टाइम पे लो हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना क्वेश्चंस लेके चले, और क्वेश्चन ने जिस टॉपिक पे जिक्र किया है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसमें जिस टॉपिक का जिक्र किया है, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को साइड में क्यों ना समझा दे। तो आज वैसे ही हम क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको ध्यान देना है, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो समझिए कैसे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपका क्लास 11 से आया हुआ क्वेश्चन है। हमको पता है 11th और 12th दोनों के सिलेबस आते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कहाँ सिलेबस आते हैं, तो 11th और 12th दोनों के सिलेबस आते हैं। तो चलिए अब देखेंगे। एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल में 10 भाग है और मुख्य स्केल का 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 10 भाग में बटा हुआ है। मुख्य स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 भाग में बटा है से लंबाई मापने पर, अब उस वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं, लंबाई मापने पर वर्नियर स्केल का शून्य 1.8 सेंटीमीटर ठीक आगे, 1.8 सेंटीमीटर के ठीक आगे तथा इसका चौथा भाग मुख्य स्केल भाग के सीध में है, लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ बच्चे जो वर्नियर कैलिपर्स देखे ही नहीं होंगे वो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और कुछ बच्चे जो वर्नियर कैलिपर्स को पढ़े होंगे वो हल कर पाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे। वर्नियर कैलिपर्स ये कुछ एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। हम बोले थे ना सारी चीज़ें आपको यहाँ बताते चलेंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जैक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे बच्चों की जो बात है वो मतलब सत्य है। एग्जैक्ट बनाना तो ड्राइंग के हम कुछ ऐसा होता है, समझ लीजिए, ठीक है। और इस पर एक ये वर्नियर होता है, वर्नियर स्केल। तो इस प्रकार का कुछ होता है जिसमें से इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं और इसको मुख्य स्केल बोलते हैं। ज़्यादा आपको यहाँ पे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, वर्नियर कैलिपर से जुड़ी हुई कुछ बातें पॉइंट बना के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। पहला चीज, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स किस काम में आता है, तो किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई दशमलव के 2 मानों तक यानी कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक ज्ञात करने के काम आता है। ये है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की। और वर्नियर कैलिपर्स जो लंबाई को नापता है, वो लंबाई निकालने का फॉर्मूला जो हमसे पूछा है उसका फॉर्मूला होता है टोटल लंबाई लेंथ बराबर मेन स्केल से नापी गई लेंथ प्लस, यहाँ पे मेन स्केल लीजिए MS मेन स्केल प्लस जो वर्नियर स्केल है उससे नापी गई लेंथ। मेन स्केल से नापी गई लेंथ और वर्नियर स्केल से नापी गई लेंथ। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मेन स्केल से हमें कितना दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर यहाँ पर 1.8 दिया हुआ है। और अगर हम वर्नियर की बात करें तो दिया हुआ है तथा इसका चौथा भाग, अब देखिए इसमें जो होता है ना, ये ऐसे लाइन लगे हुए होते हैं, तो इसमें 10 भाग होते हैं। तो इसमें से कोई एक भाग जो मैच करता है, इसमें से बीच का भाग इससे किसी से मैच करता है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे चौथा भाग मैच कर रहा है, तो यहाँ पे चौथा, पांचवा, जो भी आपसे बोलेगा उस चौथे में, जैसे यहाँ पे चौथा बोला चौथा, पांचवा बोलेगा पांचवा, तीसरा बोलेगा तीसरा, उसमें हम लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही आप लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 0.04। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 1.84
ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, ये क्या है 408 नहीं है, ये है 184, ये हमारा सही ऑप्शन है, तो ये यस। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा समझ में आ रहा है आपको, ये बताइए। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पेंडुलम से, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पेंडुलम से। अब सेकंड पेंडुलम से हर एक वर्षीय क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेंडुलम से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी पूछता है कि सेकंड पेंडुलम की पृथ्वी पर लंबाई कितनी होगी, और कभी चंद्रमा पर या किसी और ग्रह पे भी पूछ लेता है। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे, दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, हम यहाँ पहला सॉल्व कर चुके हैं ना। दूसरा, सेकंड पेंडुलम की लंबाई पेंडुलम, यहां पेंडुलम मतलब बच्चों बॉब, ठीक है। सेकंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर ज्ञात कीजिए, कि लंबाई उस स्थान पर ज्ञात कीजिए जहां गुरुत्वीय त्वरण, उस स्थान पर ज्ञात कीजिए जहां गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, कभी कभी बोल देता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान उस स्थान पर ज्ञात कीजिए, कभी कभी बोलता है वहां पर किसी चंद्रमा पर बोल सकता है ज्ञात कीजिए जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, बोल देगा मरकरी पे ज्ञात कीजिए। दिया रहेगा कि जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/12, 15, 16 ऐसी चीजें आपको दी रहेंगी और वहां पे आपको ज्ञात करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या कि ये पॉइंट की तरफ याद कर लीजिएगा। मान लीजिए अचानक डायरेक्ट भी पूछ सकता है, किसी भी सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल, क्या सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो कहीं भी हो। अगर उसका 2 सेकंड आवर्तकाल ही नहीं जाएगा तो वो सेकंड पेंडुलम कहलाएगा ही नहीं। वो सेकंड पेंडुलम कब कहलाएगा, जब उसका आवर्तकाल 2 सेकंड रह जाएगा। तो जहां भी सेकंड पेंडुलम हम देखेंगे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आवर्तकाल कितना होगा 2 सेकंड होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा 2 सेकंड होगा। तो देखिए सेकंड पेंडुलम, तो क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम है लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम है अतः तो यहां पे लिखेंगे सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल सदैव कितना होता है, सदैव किसी भी ग्रह की बात करें 2 सेकंड होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब सेकंड पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2 पाई √L/g, T = 2 पाई √L/g। ये हम सभी ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया T = 2 पाई √L/g। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। हमें बोला है पृथ्वी पे ज्ञात करने के लिए, तो यहां पे हमें T की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है और L हमसे पूछा है, यानी कि लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा T² = 4 पाई स्क्वायर इंटू में L/g। अब यहां से हम L को एक साइड कर देंगे, तो L = हो जाएगा T² इंटू में G अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। यहाँ आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो T² यानी T² कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, G की वैल्यू 9.8 और अपॉन में ये 3, ये 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। अब अगर आप 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 4 × 3 9.87, यानी कि ये लगभग किसके बराबर है 9.8 के। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 मीटर, 1 मीटर। अतः किसी सेकंड पेंडुलम का धरती पर आवर्तकाल कितना होगा 1 मीटर होगा। अब मान लीजिए आपसे चंद्रमा पर पूछ दिया,
चंद्रमा पर कैसे निकालेंगे? चंद्रमा पर बोल दिया कि जो आपकी जी है वो g/1/6 है, मतलब g/6 है ग्रेविटी। जो जी मून है वो जी अर्थ की 1/6 है। ये तो हमें पता भी और यही क्वेश्चन में बोला भी है। तब बोला है कि लेंथ फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? फिर यही फॉर्मूला t = तो 2 होगा। हाँ सर, t = 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 4 हो जाएगा। और 4 को पाई स्क्वायर रहने दीजिए। हमें l फाइंड करना है और g कितना दिया हुआ है? सर g दिया हुआ है कितना? g दिया हुआ है g अर्थ बाई 6, तो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये L6 = हो गया 4 × में g अर्थ अपॉन में 4 पाई। और इसी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है? इसी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है? 1 मीटर। तो L6 बराबर 1 मीटर, तो L बराबर 1/6। या हम बोल सकते हैं, अगर देखिए ये दो तरीके से दे सकता है, या तो डायरेक्ट 1/6 दे सकता है, या दे सकता है, या दे सकता है, या देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ L = 1/6। या तो आपको 1/6 दे सकता है, या दे सकता है लंबाई कितनी होगी? धरती की लंबाई की 1/6 होगी। धरती की लंबाई की 1/6 गुना होगी, क्योंकि धरती की लंबाई कितनी है? 1 है। धरती पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी है? 1 है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो गजब का मतलब क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। मतलब जिसने भी दिया था ना, जो भी एग्जामिनर दिया हुआ, मैं इस क्वेश्चन को जब पढ़ा, जब मैंने जो अभी आप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जब मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ करने जा रहा था कुछ और, फिर जब दोबारा देखा तो बोला अरे बाप रे बाप, इससे सरल क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में। आप लोग भी बोलेंगे क्या, देखिए अभी आपकी भी दिमाग कैसे एग्जामिनर घुमाएगा। सबको पता है उसका आंसर, लेकिन पेपर टाइम में किसी को नहीं, सबका दिमाग जल्दी जल्दी पे रहेगा। इसीलिए दिमाग को शांत करना और प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, तो 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे ही सही करके आ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन पल भर में आप ऐसे ही सही करके आ जाएंगे। देखिए, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 125 मीटर ऊंचाई पर फेंकी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर की ओर, यानी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर की ओर 125 मीटर ऊंचाई, 125 मीटर ऊंचाई तक जाकर वापस प्रेक्षण के स्थान पर प्रेक्षण के स्थान पर वापस प्रेक्षण के स्थान पर 5 सेकंड के उपरांत आती है। कितने उपरांत आती है? 5 सेकंड के उपरांत आती है। ठीक है, तो वस्तु का औसत वेग, इसमें एग्जाम्पल भी जो दिया हुआ नंबर वो भी लिख देता हूँ, 25, 50, 250, 0। 95% बच्चे जब इस क्वेश्चन को देने गए होंगे, जब उनके पेपर में आए वो तो जानते हो क्या करके आए होंगे? यही करके आए होंगे। कैसे? बता रहा हूं आपको, देखिए कैसे वो करके आए थे। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या बोल रहा है कि वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर 1 मीटर 125 मीटर की दूरी पर जा रहा है और वापस कितने स्थान पे आ रहा है? वापस आ रहा है 5 सेकंड में। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो हम लिखते हैं वेग बराबर, औसत वेग बराबर
सभी बच्चे यही किए होंगे, हम जानते हैं, सबके सब यही करके आए होंगे। औसत वेग बराबर, औसत वेग लिखने का वहाँ पे टाइम ही नहीं है, बस ऐसे ही लिखेंगे औसत बराबर क्या, कुल दूरी, तो कुल दूरी 125 मीटर गया और फिर 125 मीटर आया, वो जो साइंटिस्ट हो गए 125 गया और 125 आया, कितना हो गया 250 बटे 5। इनको कुल समय, समय कितना है 5 सेकंड, कट किया कितना आया 50, लेके दूसरा ऑप्शन। जो कुछ उससे भी अनपढ़ होंगे, ये तो सातिर वाले हैं, ये सातिर वाले हैं, जो अनपढ़ होंगे, जो बीच वाले होंगे, अनपढ़ नहीं, अनपढ़ वाले सही करके आए होंगे, जो बीच वाले हैं वो किए होंगे 125 बटे 5, तो 225, वो 25 पे टिके होंगे। अच्छा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वैसे आपको ये भी वैल्यू भी देता है, जो ऑब्जेक्ट की आपकी जो ABC की वैल्यू है वो भी आपको वैसा ही देता है, तो कुछ 25 मार के आए होंगे, तो दोनों ऑप्शन कुछ मार के आए होंगे, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे औसत चाल नहीं पूछा था, औसत वेग पूछा था, और औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत चाल पूछता तो ये 100% सही रहता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, औसत वेग, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे में कुल दूरी। सोचिए, तो ये अब सोचिए, यहां से हम किसी प्रेक्षण, यहां पे मतलब जो प्रेक्षण जो उस प्रैक्टिकल को कर रहा है, किसी वस्तु को फेंका, वो गया कितने 125 मीटर की ऊंचाई पर गया, और फिर यहीं से वापस भी यहां पे नहीं, तब भी कुछ हो जाएगा ना, फिर इसी पे वो वापस भी आ गया, यहीं पे आ गया, फिर 125 मीटर नीचे भी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 250, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों तो एक ही है, जब दोनों बिंदु एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो ये 5/0, तो आंसर 0, आंसर लगेगा 0, जिसकी कल्पना भी किसी बच्चे ने नहीं की थी, जिसकी कल्पना भी किसी बच्चे ने नहीं की थी। और इतने सातिर एग्जामिनर होते हैं कि आपको वो वैल्यू भी मिल जाएगी आपके जो ऑप्शन होते हैं उसमें। तो थोड़ा सा पहली बात तो पढ़ना ठीक है, लगे पढ़े हैं बच्चे, 11th का पढ़ रहे हैं, 12th का पढ़ रहे हैं, उससे भी आगे का पढ़ दे रहे हैं, पूरे नोट्स पे नोट्स, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सारी बुक छान मार रहे हैं, लेकिन पेपर करते टाइम अगर आप अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं रखेंगे, अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे और किसी क्वेश्चंस को, चाहे वो 99 क्वेश्चन हो या 100वां क्वेश्चन है, उसको पहले क्वेश्चन की भांति ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप भी ऐसे ही गलती करके आएंगे। जो बच्चा पढ़ेगा वो बिना समय वेस्ट किए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, दूसरा मार देगा, देखेगा ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, अरे समय से क्या मतलब है 0, और कुछ में और भी एग्जामिनर आपको फंसाएगा कैसे, इसी टाइप के क्वेश्चन में और दे देता है, जब g का मान तथा g का मान दे देगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चे क्या सोचते हैं जानते हैं, अरे एग्जामिनर तो g का मान भी दिया हुआ है, इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी ना होगा, वो बकलोल थोड़ी ना है जो g दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। तो यही प्रश्न करने का तरीका होता है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। जितनी टफ आप एक कंपटीशन में जाएंगे, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, लोग उसको टफ समझ के जाते हैं, टफ पढ़ के जाते हैं और इजी वाला छोड़ के आ जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। आप जाकर अपने घर में किसी से इससे पूछिए, नहीं बता पाएगा, लेकिन क्लास 9th का बच्चा होगा आपके पास, 10th का बच्चा होगा, 8th का बच्चा होगा, उसे पूछेंगे अरे देखेगा विस्थापन, अरे भैया इसमें तो विस्थापन 0 है, इसका आंसर तो 0 होगा। अब भैया लगे पड़े हैं चाल निकालने, 100 भैया 50 निकाल के दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, दिमाग को बच्चा ही रहने दीजिए और चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए देखिए ये क्वेश्चन हमने लेके आए थे और इस पर सारी चीज़ें हमने आपको समझाई। और औसत वेग भी क्या, औसत वेग चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल विस्थापन बटे कुल दूरी। अरे यार ये तो गलत है, कुल समय और चाल रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय।
तो आज देखिए, आज ये 3 क्वेश्चन हमने करवाए, तीनों क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखिए और उसको तैयार कीजिए, समझिए। फिर मिलेंगे कल इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ कल मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उससे भी जरूर जुड़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।